नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे साइंस का चैप्टर 1 फिजिक्स प्रकाश। इस क्लास को करने के बाद यह क्लास आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। ठीक है, इस क्लास को आप धैर्यतापूर्वक कीजिए, यह आपके रिजल्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि प्रकाश क्या है। ठीक है, यहाँ हम जानेंगे कि आखिर लाइट क्या है। ठीक है, तो प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से आँख वाले व्यक्ति किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से आँख वाले व्यक्ति किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यह क्लास में बिल्कुल याद हो जाएगा, आप केवल धैर्यतापूर्वक इसको सुनिए। यह क्लास में नहीं याद हो गया तो देखिए प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है। मान लीजिए यह हमारा क्या है, मान लीजिए सूरज है, तो सूरज के माध्यम से हम यहाँ किसी वस्तु को, मान लीजिए कोई वस्तु ही है, एक वस्तु है, किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अगर यह प्रकाश नहीं रहता तो हम वस्तु को नहीं देख पाते। ठीक है, तो देखिए प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से आँख वाले व्यक्ति किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। देखिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक चुंबकीय तरंग है। यह सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आप जैसे ही मान लीजिए अगर किसी पाइप से हम किसी वस्तु को देखते हैं, यह मान लीजिए हमारा कोई पाइप हो गया, और अगर किसी वस्तु को देखते हैं, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु ए ही है, किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं। तो अगर किसी वस्तु को देख रहे हैं, अगर सीधा है तो वस्तु दिखाई देंगी, नहीं तो वस्तु दिखाई नहीं देंगी। अगर हम इसको ही ऐसे मोड़ देते हैं, इसको ऐसे मोड़ देते हैं, तो क्या यहाँ वस्तु अगर ये रखते हैं तो दिखाई देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। तो वस्तु ए को देखने के लिए कैसी रेखा चाहिए, सीधी रेखा चाहिए। इसकी जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो प्रकाश से संबंधित कोई भी अगर समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्या को हम समझ रहे हैं कि आखिर प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से आँख वाले व्यक्ति किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह जो क्वेश्चन है यह ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ज़्यादा आता है। तो अगर आपको यह चीज़ें याद हो जाएंगी तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्टिव के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। इस क्लास को कीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें आप देखिएगा कि आपका स्कोर क्या जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि प्रकाश आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि किरण क्या है, रे क्या है। तो देखिए प्रकाश के गमन के जो पथ होता है, पथ वही क्या कहलाता है, रे या किरण कहलाता है। प्रकाश के गमन का पथ मतलब प्रकाश अगर कोई गमन कर रहा है, जो पथ है, इसी पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। कई किरणों को मिलाकर किरण पुंज का निर्माण होता है, बीम का निर्माण होता है। कई किरणों के समूह को मिलाकर, अर्थात कई किरणों के समूह को मिलाकर, कई किरणें के समूह को मिलाकर क्या बनता है, क्या बनता है, किरण पुंज बनता है। इस समूह को क्या कहेंगे, समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। किरणों के समूह क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, चलिए प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, हम पहले देखेंगे कि, और इसके नियमों को चित्र से प्रस्तुत करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमसे आ गया कि हाँ प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखिए, चित्र द्वारा स्पष्ट करें, तो आप क्या कहिएगा। देखिए बहुत सिंपल है कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकरा कर लौट जाती है, क्या कहलाएगी, उस क्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, तो देखिए किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही, किसी मान लीजिए प्रकाश का कोई स्रोत हो गया, इससे प्रकाश की किरणें आ रही है, किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौट गई, किरणें आ रही है और टकराकर लौटती है, यही क्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसके 2 नियम हैं कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण प्रवर्तन कोण हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। और दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु
पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। पहले चित्र से समझिए, आपको याद हो जाएगा। प्रकाश का परिवर्तन में कोई वो नहीं होना है, देखो, क्योंकि यहाँ प्रकाश का परिवर्तन, आप चित्र देखिए, बिल्कुल, हाँ देखिए चित्र, आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए कोई स्रोत हो गया, मान लीजिए यहाँ कोई स्रोत हो गया, मान लीजिए सूर्य ले लेते हैं, ठीक, यह सूर्य हो गया। देखिए प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें क्या कर रही है, यहाँ आ रही है, यह परावर्तक सतह हो गया और सतह से टकरा कर क्या कर रही है, लौट रही है। ये क्या हो गया, प्रकाश के परिवर्तन हो गया। तो प्रकाश के अगर परिवर्तन पूछेगा तो हम कहेंगे कि प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकरा कर लौट जाती है, वही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। चित्र देखिए, चित्र से बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि क्लास में याद हो जाएगा। आप अगर बढ़िया से इसको देख रहे हैं तो आपको क्लास में याद होगा, क्योंकि देखिए प्रकाश की किरणें क्या कर रही है, आ रही है और टकराने के बाद क्या कर रही है, लौट जा रही है, प्रकाश का परिवर्तन। आने वाली किरण किसी सतह से टकराती है और चली जाती है, वापस लौट जाती है, प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए आने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण, टकरा कर लौट जाती है उसको परावर्तित किरण। और देखिए अभिलंब, जो दोनों के बीच का तल होता है, देखिए डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन कोण कहलाता है। और देखिए अभिलंब और जाने वाली किरण, परिवर्तित किरण के बीच को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। और देखो तीनों एक ही तल में मिल जाता है, उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन बिंदु, ठीक है। अगर यह चित्र से नहीं समझ में आया होगा तो देखिए थोड़ा सा चित्र हम भी बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए यह हमारा प्रकाश स्रोत हो गया, मान लीजिए सूर्य हो गया। आपतित किरण किसी परावर्तक सतह पर टकराकर लौट जाती है, क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। अगर हमको नियम लिखना होगा तो यह क्या है, यह मेरा आपतित, सॉरी थोड़ा सा इसको बढ़िया से हम लिखते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण टकराकर लौटने वाली को सॉरी थोड़ा सा हो जाओ, चलिए, परावर्तित किरण, ठीक है। तो प्रकाश के परिवर्तन के अगर हमसे पूछेगा कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, तो आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर क्या हो जाती है, लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है, यह क्या कहलाता है, प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए आपतित किरण, अब देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मतलब मिलता है, उसी बिंदु पे एक लंब खींच देते हैं, ठीक है, वह क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाता है। तीनों एक ही तल पर, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किसी बिंदु पर मिलते हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, समझ में आया। देखिए अब देखिए कि यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं, कोण, आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है हमेशा परावर्तन कोण के। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, आपका 1 नंबर हो गया। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण और अभिलंब, सॉरी आपतन बिंदु ले लेंगे यहाँ, आपतन बिंदु और अभिलंब
तीनों एक ही तल पर होता है, क्या कहलाएगा? प्रकाश के प्रवर्तन के नियम है। आपको नियम इस क्लास में याद हो गया होगा। अगर आप धैर्यतापूर्वक ध्यान से अगर इस क्लास को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो यह नियम आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चित्र भी बनाना आप सीख लिए होंगे। चलिए अब देखिए, अगर आप चित्र सीख लिए होंगे तो अगर क्वेश्चन अगर हमसे पूछ देगा कि आपतित किरण क्या है, तो आप खुद बनाइए कि आपतित किरण क्या है। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। यह प्रकाश का क्या है? मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ है, तो प्रकाश आ रही है, तो आने वाली ही किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब देखिए, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे है। तो देखिए, किसी सतह से टकराकर वापस लौटने, भाई सतह हो गया। अब देखिए, टकरा कर लौटने वाली को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। तो किसी सतह से आने वाली किरण आपतित किरण और टकरा कर लौटने वाली किरण परावर्तित किरण। अब देखिए, आपतन कोण क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण होता है कि आपतित किरण है, कौन सा किरण है? आपतित किरण है और एक अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है परिवर्तन कर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। यह मेरा कोई परावर्तक पृष्ठ हो गया, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, अभिलंब। कहता है कि अभिलंब और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। प्रकाश प्रवर्तन कहते हैं। यहाँ प्रवर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। याद हो गया होगा। चलिए अब अगला है मेरा बिंब। इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, बिंब क्या है? बिंब क्या है? तो किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को, पहले बिंदु को क्या कहा जाता है? बिंब कहा जाता है। किसी वस्तु से, मान लीजिए कोई वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही है, किसी परावर्तक सतह पर टकरा कर क्या कर रही है? लौट रही है। जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर क्या कर रही है? यहाँ काटती है, वह बिंदु को, पहले बिंदु का क्या कहलाता है? बिंब कहलाता है। चलिए, प्रतिबिंब क्या है? इमेज क्या है? इमेज क्या है? तो किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे वहाँ था कि पहले बिंदु का प्रतिबिंब, लेकिन यहाँ जहाँ काटती है वो क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। मान लीजिए कोई दर्पण हो गया, तो देखिए कोई वस्तु यहाँ आ रही है, किसी वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है, और जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यहाँ कहता है, देखिए अब कहता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? प्रतिबिंब इमेज कितने प्रकार का होता है? इमेज कितने प्रकार का होता है? तो इमेज दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक, एक काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक या आभासी। वास्तविक। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो गए? टोटल दो। प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो गए? दो। एक आभासी या काल्पनिक, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने होते हैं? दो। वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज क्या है? तो देखिए, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु को काटती है, उस बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है या कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु को काटती है, उस बिंदु को, पहले बिंदु को क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक या आभासी होता है वर्चुअल इमेज, कि किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई क्या होती है? प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है? उस बिंदु को, पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, आपको वास्तविक और काल्पनिक समझ में आया? देखिए अभी दोनों में अंतर सबसे इम्पोर्टेंट है। यह एग्जाम में लगभग अधिकतर बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। पहला तो इसका परिभाषा, दोनों में अंतर करना होगा, तो आप इसको तो ऐसे कर लीजिएगा
उसके बाद देखिए इसका परिभाषा ले लीजिएगा। परिभाषा हो गया कि किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु को काटती है उस बिंदु को क्या कहलाता है, पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वही होता है कि जिस बिंदु से किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है क्या कहलाता है, वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। अगर वस्तु सीधा रहेगा, अगर वस्तु को हम ऐसे सीधा रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसे बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन इसमें नहीं, इसमें अगर वस्तु सीधा रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब भी कैसे बनेगा, सीधा ही बनेगा। लेकिन अगर वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब में कैसा बनता है, वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है किसमें, काल्पनिक प्रतिबिंब में। देखिए इसे सरल रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, इसे सरल रेखा द्वारा दर्शा सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम सरल रेखा द्वारा दर्शाते हैं। अगर सरल रेखा में ऐसे दिखा देंगे ना, सरल रेखा में एक समांतर रेखा में दिखा देंगे, लेकिन यही जो काल्पनिक कह देगा, वर्चुअल कह देगा, तो इसे टूटी हुई रेखा में दिखाएंगे आप, ऐसे टूटा हुआ रेखा में, टूटा हुआ रेखा में दिखाते हैं। ठीक है, हाँ देखिए इसे पर्दे पर उतार सकते हैं, इसको पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम चित्र बना सकते हैं, लेकिन इसके पर्दे पर मतलब प्रतिबिंब नहीं बना सकते, इसको पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। यह किरणों को वास्तविक कटान से बनता है, यह किरणों के वास्तविक कटान पर बनता है, लेकिन यह किरणों के पीछे बढ़ाने पर बनता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। अगर यह 5 अंतर आपको याद हो गया होगा तो आप एग्जाम में लिख के आइए बिल्कुल। चलिए, दर्पण क्या है, मिरर क्या है, मिरर क्या है। आप सबके घर दर्पण अवश्य होगा, क्या आप गौर से देखें, आप अगर देखे होंगे तो आपको ध्यान आया होगा, चाहे इस क्लास को करने के बाद आपको ध्यान आएगा कि दर्पण जो होता है ऊपरा भाग काफ़ी चिकना और चमकदार होता है, मतलब चमकता है। आप देखे होंगे जिससे हम लोग मतलब अपने चेहरे को देखते हैं, लेकिन पीछे से आप देखिएगा कोई कलर से उसको क्या किया गया होगा, रंगा गया होगा, कलई कर दिया होगा, वह दर्पण होता है, इमेज बनाता है। अगर आप उसको नहीं रंगे होंगे या पीछे से आप उसको नहीं रंगे होंगे तो आपका चित्र नहीं बना पाएगा, सही से आपका चित्र नहीं बनाएगा। तो कहता है मिरर क्या है, दर्पण क्या है, तो हम क्या बताएंगे, तो कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक पृष्ठ चिकना हो और चमकदार हो तथा दूसरा जो पृष्ठ है वह कलई किया गया हो, दर्पण कहलाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समझने में? आप देखिए आपके घर ही सब कुछ है। साइंस कहता है कि आप केवल देखिए, अगर आप देखिएगा सोचिएगा तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ इस क्लास को कीजिए, आप इस क्लास को कर लिए कि हाँ हम दर्पण याद करना है। तो क्यों, आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आप दर्पण को देख लीजिए और उसका परिभाषा आप खुद से लिख दीजिए। तो दर्पण में आप देखे होंगे कि दर्पण का एक भाग चिकना होता है और पीछे का भाग क्या होता है, रंगा होता है। तो आप लिख के आइए, ऐसा लिख के आइए, नहीं नंबर नहीं कटेगा, आप लिख के आइए। ठीक है, आप देखिए सब में ढूंढिए। जैसे यहाँ दर्पण क्या होता है, दर्पण होता है कि कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक पृष्ठ क्या हो, चिकना हो और चमकदार हो, और दूसरा पृष्ठ जो होता है पीछे का भाग होता है वो कलई किया गया होता है, अर्थात रंगा गया होगा, पेंट किया गया होगा। हाँ, अब देखेंगे हम दर्पण। दर्पण 2 प्रकार का होता है, दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक होता है समतल, एक ऐसा होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। तो 2 दर्पण होता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। यह होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, यह आपका चित्र है समतल दर्पण का, यह आपका अवतल दर्पण का, और यह है आपका उत्तल दर्पण का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा चित्र। अगर आपको समझ में आ गया होगा, रुकिए थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं, आपको चित्र से देखिए, आप समझ में आ गया होगा कि दर्पण 2 प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। हाँ, अब देखिए समझिए, चित्र से समझिए कि प्लेन मिरर क्या है। प्लेन मिरर देखिए, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, पूरा समतल है ना, बराबर है ना, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया, बराबर हो गया। अगर जिसका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल बराबर हो गया, क्या दर्पण, कौन सा दर्पण,
प्लेन मिरर समतल दर्पण कहलाता है। वैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, देखिए कॉनकेव देखेंगे कि कॉनकेव में होता है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, ये धंसा हुआ है, धंसा है। आप देखिए ना, चित्र देखिए, चित्र से आपको भी समझ में आएगा कि हाँ देखिए इधर से क्या किया गया है, ऐसे उभरा हुआ है और क्या हुआ, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या हुआ है, धंसा हुआ है। लेकिन जस्ट चित्र दोनों को देखिएगा, लग रहा है कि सेम है, लग रहा है ना कि दोनों लगभग प्रतिबिंब एक ही है, लेकिन नहीं। कॉन्वेक्स होता है, देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, ऐसे है, उभरा हुआ है। तो उभरा हुआ होगा तो उत्तल है, धंसा हुआ होगा तो अवतल है, और अगर बराबर होगा समतल होगा तो प्लेन है। तो दर्पण समझ में आ गया होगा। चलिए, दर्पण कितने प्रकार का होता है, आप तो कर चुके होंगे, आप कर चुके हैं, आप तो खुद कर लीजिएगा यार। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण क्या है, प्लेन मिरर किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, क्या कहलाता है, प्लेन मिरर कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, समतल। आपको याद करना नहीं है, आप इस क्लास को कीजिए, क्लास आराम से कीजिए, धैर्यतापूर्वक कीजिए, शांति की मन से कीजिए, क्योंकि देखिए मन का भटकाव नहीं होना चाहिए। क्लास करते समय, ऑनलाइन क्लास करते समय आपको मन का भटकाव नहीं होना चाहिए। अगर मन भटक रहा है तो फिर दिक्कतें आएंगी। आपको धैर्यतापूर्वक, शांतिपूर्वक, एकांत में इस क्लास को आराम से कीजिए, नोट्स बनाते चलिए, और एग्जाम में तो आना तय है, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, तो देखिए गोलीय, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह किसी गोले का भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, कोई बॉल हो गया, मान लीजिए कोई गेंद ले लिए, गेंद को ले लिए, गेंद लिए, तो जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह किसी गोले का भाग हो, गोले का क्या हो, भाग हो, इसको हम काट देते हैं, ऐसे काट दिए, काटने के बाद किसी गोले का भाग हो गया ना, क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब इसमें आपको यही तो दिक्कत है कि देखिए यही गोलीय दर्पण है कि गोले का भाग तो हो रहा है, अब इसमें दो हो जाएगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स आप पढ़ लिए हैं, लेकिन देखिए यहाँ दिखलाया गया होगा, रुक जाइए एक मिनट, चलिए देखिए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का। गोलीय दर्पण कितने पर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, क्लास में याद हो जाएगा। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार, आप कहिएगा दो। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है कि अवतल दर्पण, कभी कभी नहीं पूछता है, कभी कॉनकेव लगा देता है कि कॉनकेव मिरर डॉट डॉट कर देता है, चाहे कॉन्वेक्स कभी कभी कर देता है। तो आप दोनों इसका याद रखिए कि भाई इंग्लिश भी याद होना चाहिए और हिंदी भी याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण आप किसे कहेंगे, अवतल दर्पण किसे कहेंगे, देखिए जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या हो, धंसी हुई है। अगर केवल ये पॉइंट आपको याद है तो इसको लिखने में कोई दिक्कत, आप बताइए कि आपको दिक्कत आएंगी। अगर आप इस क्लास को कर लिए हैं, अगर हम कह दिए कि आपको केवल याद रखना है कि गोलीय दर्पण, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। गोलीय दर्पण तो आपको याद है कि गोलीय दर्पण है, अब केवल आपको रखना है कि परावर्तक पृष्ठ जो है केवल धंसा हुआ है, बस इतना याद रखिए कि हाँ परावर्तक पृष्ठ अगर इसका धंसा हुआ है तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। और कॉन्वेक्स की बात करें कि कॉन्वेक्स मिरर क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। तो आप याद कीजिए ना कि गोलीय दर्पण का मतलब प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो। चित्र अगर देखिएगा, अगर ऐसे आप बनाते हैं तो यह उभरा हुआ है ना, इसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है। तो अगर उभरा हुआ है तो कौन सा दर्पण, कौन सा दर्पण, आप बताइए कौन सा दर्पण, अरे उत्तल दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण। चलिए
उत्तल दर्पण का उपयोग लिखना है। उत्तल दर्पण का क्या लिखना है? उपयोग। हाँ, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम रोड लाइट में करते हैं और साइड मिरर में करते हैं। साइड मिरर मत अर्थात हम लोग गाड़ी लेके चल देते हैं तो गाड़ी के जो साइड मिरर होता है, साइड में जो दर्पण लगा होता है, क्या कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। तो अगर हमसे उपयोग पूछेगा तो उपयोग लिख देंगे। ठीक है, चलिए। अवतल दर्पण का उपयोग पूछेगा कि आप अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए, तो क्या लिखिएगा? दाढ़ी बनाने में या हजामती दर्पण में। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा ऑप्शन दे देगा कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज होता है, तो आप बताइएगा। गाड़ी के हेडलाइट में किसका यूज होता है? सर्च लाइट में किसका यूज होता है? सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगता है? डॉक्टरी सहायता में कौन सा लगता है? तो आपको अगर यह चीज़ें याद हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तैयार हो रहा है। तो आपको अगर यह क्लास आप कर लिए हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आप कर लिए हैं, मान के चलिए। तो तैयारी ऐसे कीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाए और सब्जेक्टिव भी हो जाए। अगर सब्जेक्टिव की तैयारी अगर अच्छे से कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव का स्वयं तैयारी होता रहेगा। इसी आपको अलग से याद नहीं करना हो कि हमको अलग से ऑब्जेक्टिव करना है, नहीं करना है। अगर आप सब्जेक्टिव कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, यह तय है। क्योंकि देखिए, अगर हमसे पूछ दिया कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए तो हम क्या कहेंगे? तो दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग होता है, गाड़ियों के हेडलाइट में होता है। जैसे हम लोग गाड़ी ले लेते हैं कोई भी, जैसे बाइक ही ले लीजिए तो मोटरसाइकिल की अगला जो नीचे का हेडलाइट होता है वो उसका यूज होता है अवतल दर्पण का। सर्च लाइट में करता है, सर्च लाइट में नहीं होता है, ऐसे कर लेता है। और सर्च लाइट जैसे जितने भी मतलब वैज्ञानिक होते हैं क्या करते हैं, वो किसी किसी चीज़ को खाई में जाकर क्या करते हैं, खोज करते हैं। तो ऐसे उनके सर पर क्या होता है, लगा रहता है, उससे क्या करते हैं, वो सर्च करते रहते हैं। सोलर कुकर में भी इसका यूज होता है। सौर कुकर में भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। और डॉक्टरी सहायता वाले टर्च में ENT में करते हैं। जैसे ENT मतलब क्या हो गया, आइज मतलब आँख, नोज नाक, तीथ दांत। ENT डॉक्टरी सहायता वाले टर्च में भी इसका यूज किया जाता है। आप अगर हॉस्पिटल गए होंगे, ENT डॉक्टर के पास अगर गए हों, सबसे ज़्यादा इसका यूज हेमोपैथी के डॉक्टर करते हैं। तो हेमोपैथी के डॉक्टर के पास अगर गए होंगे तो क्या करेंगे, ऐसे एक टर्च ले, बहुत पतला सा होता है, काफ़ी तीव्र गति से उसका प्रकाश निकलता है। इसके कान में ऐसे करते हैं और इसे बार के देखते हैं, तो देखने पर उनको पता लग जाता होगा क्या समस्या है। तो डॉक्टरी टर्च में भी इसका यूज किया जाता है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का अगर कहेगा कुछ उपयोग आप लिखिए, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो आप कर लेंगे, उम्मीद करते हैं। क्योंकि देखिए, यह इतना प्रकाश बहुत आसान है, केवल आपको करना है। क्योंकि जब तक कर्म सबसे प्रधान होता है, आप पहले कीजिए। तो हमसे कहते हैं कि हमसे नहीं याद हो रहा है, क्यों नहीं याद होगा, आप पहले करना शुरू कीजिए। अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो हो जाए, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में मतलब बगल वाली दर्पण में क्यों करते हैं? मान लीजिए अगर क्वेश्चन हमसे पूछा कि गाड़ी चलाते हैं, सब कोई चलाता है गाड़ी, लेकिन उसके बगल वाले में हम आईना एक लगाते हैं ना, जिससे पीछे की वस्तुओं मतलब व्यक्तियों को देखते हैं। ठीक है, लेकिन क्यों करते हैं, ऐसा क्यों, रीजन बताना है। तो देखिए, उत्तल दर्पण में वस्तुओं का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बने। अगर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन गया तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा वस्तु आ रहा है। अगर ट्रक जा रहा है, मान के चलिए कि ट्रक जा रहा है, ट्रक को अगर उल्टा ही दिखने लगे तो क्या हम लोग मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन प्रतिबिंब सीधा बनता है। या उत्तल दर्पण उभरे होने के कारण इसका दर्पण का क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। जैसे अगर किसी वस्तु को आपको अगर देखना होगा अगर साइड में, तो काफ़ी दूर तक दिखाई देता है। तो वही कहता है कि दृष्टि उभरा रहता है ना, ऐसे रहता है। इसकी आकृति मान लीजिए, इसका क्या है, ये इसका प्रवर्तक पृष्ठ है। तो देखिए उभरा हुआ है, तो इतना क्षेत्रफल पर जरूर, इतना क्षेत्र तो जरूर खींच लेगा कि इतना क्षेत्र में क्या कर पाएगा, वो दिखा पाएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसे हम बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे, अगर इसका पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है, जितना इसका पृष्ठ है उभरा हुआ है, तो चित्र बनाएगा तो ऐसे बनाएगा ना, तो इसका क्षेत्रफल इतना लेगा ना, इतना क्षेत्रफल को क्या करेगा यार, इतना क्षेत्र तो जरूर विस्तृत कर देगा। तो यह क्या दिखलाई देगा, उत्तल दर्पण में इसका यूज करते हैं। अतः पीछे से आने वाली बहुत सारी चीज़ें का प्रतिबिंब आसानी से देख पाते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत?
नहीं है। तो अगर कहता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है, तो आप इसका आंसर आप यह कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको कमेंट कीजिए कि हम लोग फिर से इसको देखें। लेकिन यह क्लास आप बिल्कुल समझ में आ गया। आप केवल शांति जगह पर बैठिए और क्लास को धैर्यतापूर्वक सुनिए और एक नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर सैनिकों को हम अगर बॉर्डर पर भेज दें तो क्या बिना हथियार के लड़ पाएंगे? नहीं। तो आपको भी पहले हथियार हम लोग जो दे रहे हैं, आप हथियार को लीजिए और चलाना सीखिए और एग्ज़ाम में जाकर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं आएंगे। आप एग्ज़ाम में चलाइए, कोई दिक्कत नहीं आएंगी, क्योंकि जब तक हथियार नहीं होगा तब तक सैनिक युद्ध नहीं कर सकता है। तो आपका यह जो मटेरियल दिया जा रहा है, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, यह आपका हथियार है। आप कलम कॉपी उठाइए और युद्ध के लिए तैयार रहिए। ठीक है, धन्यवाद।